नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। आप सभी को यह ज्ञात होगा कि जो आने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं हैं, जिसमें यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 27 अक्टूबर को होना तय है और उसके बाद जो आरओ एआरओ की परीक्षा है जो कि 22 दिसंबर को होना तय है। तो यह निर्धारित तिथियां हैं जिन पर यह परीक्षा होगी। अब हमारे पास समय काफी कम बचा है, तो हमको सिर्फ वो पढ़ना होगा जो परीक्षा में डायरेक्ट आता है। मैंने आपका काम थोड़ा आसान कर दिया है। कैसे? मैंने पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखा, उनसे एक एनालिसिस बनाया है कि पिछले 10 सालों में क्या पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। उनके बेसिस पर लगभग ऐसे 100 टॉपिक मैंने ढूंढे, जिनसे कम से कम 80% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। मतलब जो भी प्रश्न आते हैं वह इन्हीं 100 टॉपिकों से आते हैं और उसके बेसिस पर लगभग 80% प्रश्न कवर हो जाते हैं। तो हम अपनी इस वीडियो सीरीज में कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स के जो यह 80% प्रश्न आ रहे हैं, इन प्रश्नों को कवर कर पाएं, जिससे प्रीलिम्स निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। आपके पास समय कम है, अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना शुरू कर देंगे, बहुत सारी किताबों को पढ़ना शुरू कर देंगे, बहुत सारे तथ्यों को पढ़ना शुरू कर देंगे, तो एक तो आप उनको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, दूसरा क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह भी आप ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो मैं आपके लिए ऐसे 100 टॉपिक लेके आऊंगा जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब इनका वेटेज सबसे ज्यादा है, यहीं से प्रश्न बार बार आ रहे हैं। हम इन 100 टॉपिक्स को करने के बाद इस हालत में होंगे कि अगर हमने करंट अफेयर को कवर कर लिया तो बहुत आसानी के साथ हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो प्रयास मेरा इतना है कि ये जो 100 टॉपिक जिनसे प्रश्न बार बार आ रहे हैं, इनसे यदि प्रश्न फिर से आए तो वह प्रश्न आपका टूटे ना, वह प्रश्न आपका गलत ना हो। और यह प्रश्न आ कितने रहे हैं? 80% के आसपास। तो हम अपनी वीडियो सीरीज में वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसारित कीजिए। उससे दो चीजें होंगी, एक तो आपको पता लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वह क्या सच में परीक्षाओं में आ भी रहा है या सिर्फ आप पढ़ रहे हैं। दूसरा, इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सकेगा। आज यह इंट्रोडक्शन है इस क्लास का, तो हम थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं कि दरअसल करना क्या चाहते हैं। जनरली मैं अपने वीडियोस में ऐसे लंबे इंट्रोडक्शन नहीं देता हूँ, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ, टॉपिक को ठीक ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। ना तो टॉपिक के बीच में कोई और बातचीत होती है और ना ही इधर-उधर की मैं आपको कोई कहानी या किस्सा सुनाता हूँ। हम सिर्फ वो पढ़ते हैं जो परीक्षा में आ रहा है, टॉपिक्स को कवर करते हैं और अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। लेकिन इस वीडियो सीरीज को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना होगा, जिससे मुझे भी यह विश्वास हो सके कि जो मेरा प्रयास है, वह प्रयास सही दिशा में। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे राज्य विधान मंडल को। पॉलिटी से रिलेटेड यह टॉपिक है और आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम इस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा। वीडियो देखने के बाद पिछले 10 साल में से किसी भी एक साल का क्वेश्चन पेपर आप उठा लीजिएगा। उससे 1 से 2 प्रश्न जरूर आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे और उनको आप बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम राज्य विधान मंडल को डिटेल से देखेंगे, उन सारे तथ्यों को देखेंगे जहां आप कंफ्यूज होते हैं और उन सारे कंफ्यूजन को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा, जिससे किसी भी तरह से प्रश्न आए परीक्षा में तो आप ना तो कंफ्यूज हो और ना किसी तरह से प्रश्न को देखकर आपके मन में कोई डर उत्पन्न हो या किसी भी तरह का हेजिटेशन आपके अंदर पैदा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। प्लीज शेयर कीजिएगा इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे रियल फीडबैक हमको मिल सके कि यह कितना प्रभावशाली है या नहीं है। राज्य विधानमंडल को हम देखते हैं। राज्य विधानमंडल को जब हम देखते हैं तो इसमें दो भाग हमको मिलते हैं, एक आपका राज्यपाल, दूसरा आपका विधानसभा। जब हम संसद को देखते हैं, कनेक्ट करते हुए आप देखिएगा, संसद के हमको तीन भाग मिलते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन जब हम राज्य विधानमंडल को देखते हैं तो इसके दो भाग हमको मिलते हैं, एक राज्यपाल, इसको आप कनेक्ट कर लीजिए राष्ट्रपति से, दूसरा विधानसभा, इसको आप कनेक्ट कर लीजिए लोकसभा से। राज्यसभा यह हमको राज्य विधानमंडल के स्तर पर नहीं मिलता है, मतलब ऐसी व्यवस्था कोई हमको नहीं मिलती। एक व्यवस्था हमको मिलती है विधान परिषद, लेकिन जो विधान परिषद की व्यवस्था है वह सारे राज्यों में हमको नहीं मिलती है। तो आप ध्यान क्या रखेंगे, राज्य विधानमंडल में दो भाग हैं, एक राज्यपाल, दूसरा विधानसभा। अब कुछ लोगों को यहाँ भी कंफ्यूजन होगा कि राज्य विधानमंडल होता क्या है। आपके क्षेत्र में विधायक का चुनाव और जब विधायक का चुनाव होता है तो आप लोग
वोट करते हैं। वोट करने के बाद विधायक चुनाव को जीतता है। यह सारे विधायक मतलब जितनी विधानसभाएं, यह सारे विधायक एक जगह इकट्ठा होते हैं, जिसको कहा जाता है विधान सभा। इसी विधानसभा में मिलकर, मतलब मैं आपको संवैधानिक प्रावधान बता रहा हूँ कि किस तरह से काम करता है। इसी विधानसभा में सब लोग मिलकर अपने मुखिया का चुनाव करते हैं और यही मुखिया आपका होता है मुख्यमंत्री। अब जो आपको वर्तमान व्यवस्था दिख रही होगी, मतलब आपको जो व्यवस्था दिख रही होगी, आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनेगा, बीजेपी का बनेगा, सपा का बनेगा, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, या कांग्रेस का बनेगा, या मिला जुला कोई दल काम करेगा। तो दरअसल जिनके विधायक ज्यादा होंगे उनके पास वोटिंग राइट्स ज्यादा होगा, इसीलिए उनके पास यह ज्यादा शक्ति होगी कि वह मुखिया किसको बनाए। और इसीलिए हमको यह दिखता है कि जिस पार्टी के ज्यादा विधायक जीतते हैं उसी पार्टी का मुखिया चुना जाता है। तो आप बहुत बेसिक लेवल से यह समझ चुके होंगे कि मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है, विधानसभा का चुनाव कैसे होता है। तो विधानमंडल हम देख रहे हैं, दो अंग उनके देख लिए हमने, राज्यपाल और विधानमंडल। इसके साथ हम देखते हैं कि ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। अब जो विधान परिषद है इसको बनाया कैसे जाएगा, तो इसके लिए विधेयक पास होगा विधानसभा में और वह विधेयक 2/3 बहुमत के साथ पास होना चाहिए। मतलब अगर 100 लोग हैं विधानसभा में या हम कहें 100 विधायक हैं, यह पूरे विधानसभा की संख्या है, तो इनका 2/3 मतलब 70 विधायक। यदि 70 विधायक मिलकर बिल पारित कर दें कि विधान परिषद बनाई जानी है तो वह बन सकती है। इसमें लेकिन एक पेच आपको मिलेगा, कुल मतों का 2/3 और जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3। मान लेते हैं कुल मत कितने हैं, 100, तो इनका क्या होगा 2/3 70। लेकिन अगर कुल उपस्थित लोग कितने हैं, 80 लोग ही उपस्थित हैं, तो अब इनका 2/3 निकाला जाएगा, 80 लोगों का 2/3 जो कि लगभग आएगा 54 सीटें। तो अब 54 लोगों का अगर बहुमत होगा तब भी विधान परिषद बनाई जा सकती है। तो उपस्थित और कुल मतों का बहुमत होना चाहिए और बहुमत कितना होना चाहिए, 2/3। इसके बाद ही विधान परिषद बनाई जा सकती है। फिर हम देख लेते हैं विधानसभा की जो सदस्य संख्या है, यह हम देखें तो 500 की अधिकतम सदस्य संख्या हमको मिलती है। मतलब मैक्सिमम 500 लोग ही विधायक बन सकते हैं किसी भी विधान सभा में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी विधानसभा है, सबसे ज्यादा विधायक हमको यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर हमको 404 की सदस्य संख्या मिलती है, 403 इलेक्शन द्वारा और एक राज्यपाल द्वारा नियुक्ति। तो 404 की सदस्य संख्या हमको दिखती है। यह मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 500, और न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60। तो 60 न्यूनतम और 500 मैक्सिमम, यह सदस्य संख्या हो सकती है। एक जो सदस्य है यहाँ जिसकी हमने चर्चा की, इसकी नियुक्ति आंग्ल भारतीय समुदाय से होगी और वह करेगा कौन, राज्य। तो एक व्यक्ति की नियुक्ति आंग्ल भारतीय समुदाय से राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। एक तथ्य बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है और वह तथ्य यह है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा, अर्थात राज्य की जो शक्तियां हैं वह केंद्र को ट्रांसफर हो जाती है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो जिसमें विधानसभा को भंग कर दिया जाता है तो वह किया कितने समय के लिए जाएगा, तो एक बार में 1 साल के लिए ही विधानसभा की शक्तियां उनसे ली जा सकती है। लेकिन इसको एक एक साल करके कई बार तक बढ़ाया जा सकता। मतलब एक बार मान लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगा, तो एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद राज्य विधानसभा की जो शक्ति है उसको मैक्सिमम 1 साल के लिए ले लिया जा सकता है। अब 1 साल का टाइम पीरियड अगर खत्म होने वाला है तो इसको फिर से बढ़ाया जा सकता है, 1 साल के लिए फिर से इसको बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब बढ़ाया कितनी बार जाएगा यह निर्धारित नहीं है, मतलब वह सीमा नहीं है, लेकिन एक बार में मैक्सिमम 1 साल के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाए उस दशा में 6 महीने के अंदर ही चुनाव करवाना होगा और राज्य विधानसभा को फिर से स्टेब्लिश करना होगा। अब इसमें दो तथ्य हैं, एक चुनाव करवाने के बाद, दूसरा बिना चुनाव करवाए। अर्थात मान लेते हैं कोई विधानसभा है और वह विधानसभा पहले से काम कर रही है, 2 साल उसने काम किया, तीसरे साल लग गया राष्ट्रीय आपातकाल। अब जो तीसरे साल राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, यह चलेगा चौथे साल तक चल सकता है, मतलब बीच में भी खत्म हो सकता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 1 साल यह चल गया। अब बचा कार्यकाल 5वें साल। तो अब 5वें साल के कार्यकाल में जो पहले के यह चुने हुए लोग हैं यह क्या करेंगे, अपना बहुमत सिद्ध करेंगे फिर से, और बहुमत सिद्ध करने के बाद फिर से सरकार बना सकेंगे, तो वहां विधानसभा बन जाएगी। लेकिन मान लेते हैं कि यह तीसरे साल लगा या दूसरे साल ही लगा और इसको
तीसरे साल बढ़ाया गया, फिर चौथे साल बढ़ा दिया गया, 5वें साल भी बढ़ा दिया गया। विधानसभा का जो कार्यकाल था, वह कार्यकाल समाप्त। अब क्या होंगे? चुनाव होंगे, या फिर अगर चुनाव आयोग को लगता है कि चुनाव कराया जाना चाहिए, तो उस दशा में भी चुनाव होगा। इसमें बहुत सारे दांव-पेच। कुल मिलाकर आप यह याद रखिए, एक बार में राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभा का जो अधिकार क्षेत्र है, उसको 1 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपातकाल समाप्त होगा, तो 6 महीने के अंदर ही पुनः विधानसभा की व्यवस्था को स्थापित करना होगा। अब हम समझे कि जो विधानसभा के सदस्य हैं, इनको किस तरह की शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, या इनकी योग्यता क्या है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। तो सबसे पहली शर्त हम देखें कि इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम। तो 25 साल की आयु मिनिमम इनकी होनी चाहिए। दूसरा, उस संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए। अर्थात अगर यूपी का किसी को विधायक बनना है, तो उस दशा में उसका नाम यूपी की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तभी वह यूपी का विधायक बन सकता है, या विधायक दल का नेता अर्थात मुख्यमंत्री बन सकता है। तो एक शर्त होगी 25 साल की एज। दूसरा, संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए। यह चीज आप ध्यान रखेंगे, लोकसभा के केस में लागू नहीं होती है। मतलब केंद्रीय स्तर पर उसका भारत के क्षेत्र में नाम होना चाहिए निर्वाचन लिस्ट। वह हम आगे कवर करेंगे जब लोकसभा वाला चैप्टर देखेंगे। अंतर के लिए आप समझते चलिए। एक तथ्य आप और ध्यान रखिए कि जब भी सदन चल रहा हो, तो सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें भी एक पेच है कि ऐसी छूट केवल सिविल मामलों पर मिलती है। अगर कोई आपराधिक मामला है या कोई प्रतिबंधित निषेध का मामला है, उस केस में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। 40 दिन की छूट मिलेगी सदन चलने से पहले और सदन चलने के बाद, लेकिन यह छूट केवल सिविल मामलों पर ही लागू होगी। दूसरी चीज हमको मिलती है विधान परिषद। यहाँ हम देखते हैं कि जो विधानसभा की सदस्य संख्या, अर्थात अगर विधानसभा की सदस्य संख्या 100 है, तो इसकी 1/3 या फिर न्यूनतम 40 यह सदस्य संख्या हो सकती है विधान परिषद। जैसे 100 की विधानसभा की संख्या है, तो यहाँ 33 बनेगा क्या? 1/3। लेकिन 33 नहीं, 40 तक तो रखना होगा न्यूनतम। तो या तो 1/3 या मिनिमम 40 यह सदस्य संख्या आपको रखनी होगी विधान परिषद के केस में। विधान परिषद की जब हम शक्तियां देखते हैं, तो बजट पर अगर हम देखें, तो इनके पास सिर्फ बहस करने का अधिकार है। बजट विधानसभा में मान लेते हैं पेश होता है, और फिर वह जाता है विधान परिषद के पास। तो विधान परिषद इसमें अपने सुझाव दे सकती है। यह आप ध्यान रखेंगे कि सुझाव दे सकता है, वह बहस भी कर सकता है कि आपने बजट में जिस तरह का एलोकेशन किया है, वह एलोकेशन ठीक नहीं है, कुछ उसमें डिफरेंस होना चाहिए था। कुछ प्रावधान यह सुझा सकता है कि इसको ऐसे बदला जाना चाहिए। लेकिन सुझाव देने का इसका अधिकार है, बहस करने का इसका अधिकार है, लेकिन अनुदान की यह मांग नहीं कर सकता है, और यह अधिकार विधानसभा का ही हमको मिलता है। इसके साथ हम देखते हैं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राज्यसभा के प्रतिनिधि का चुनाव होता है, उसमें भी यह जो विधान परिषद वाले लोग यह भाग नहीं लेते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 6 राज्यों में ही विधान परिषद है और बाकी राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं। तो ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है जो सारे राज्यों पर लागू ना हो, और स्पेशली जब चुनाव करना हो केंद्रीय नेतृत्व का या राज्यों के नेतृत्व का। राज्यों का नेतृत्व राज्यसभा में और राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति। तो उस केस में जो व्यवस्था सारे राज्यों पर लागू नहीं हो पा रही है, उस व्यवस्था को बनाया ही नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो विधान परिषद के लोग हैं, यह ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में, ना राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते। अब यह राज्यसभा का जो चुनाव होगा, इसमें आप ध्यान रखिए, जैसे भारत में राज्यसभा है और राज्यसभा के सदस्य हैं, और यह सदस्य हर राज्यों से जाते हैं। अब जो राज्यों से यह सदस्य जाएंगे, इनका चुनाव होगा, और वह चुनाव कौन करेगा या वोट कौन करेगा? जो विधानसभा के सदस्य। तो विधानसभा के सदस्य चुनाव के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं अपने राज्य से। मतलब उस राज्य का नेतृत्व राज्यसभा में कौन व्यक्ति करेगा, यह विधानसभा के लोग तय। इसमें हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, इन 6 राज्यों में हमको विधान परिषद मिलती है। मतलब विधानसभा तो है, उसके साथ साथ विधान परिषद भी मिलती है। विधान परिषद के केस में एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है
इसको भंग भी किया जा सकता है। राज्यसभा के केस में आप देखेंगे इसको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन विधान परिषद को भंग किया जा सकता है। मतलब इसको बनाया भी जा सकता है, इसको हटाया भी जा सकता है। 6 राज्यों में हमको विधान परिषद मिलती है। याद कैसे करेंगे? एक तो महाराष्ट्र में है, दूसरा बिहार में है, तीसरा आंध्र प्रदेश में है, फिर आपका उत्तर प्रदेश में है, आपका कर्नाटका में है और तेलंगाना में। तो एमबीए यूके से करेंगे आप और उसके बाद आप बनेंगे क्या? टीचर। ऐसे आप याद कर सकते हैं। मतलब एक ट्रिक, आप चाहें तो अपनी ट्रिक बनाएं, ज्यादा बेनिफिशियल होती है जब आप अपनी ट्रिक बनाते हैं। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब जो विधान परिषद के सदस्य हैं, इनके लिए क्या शर्तें हैं? जैसे विधान सभा के लिए हमने देखा कि 25 साल की मिनिमम एज, वोटर लिस्ट में उनका नाम, 2 शर्तें हमने देख ली। इसी तरह से जो विधान परिषद के सदस्य हैं, इनके लिए भी शर्त है। शर्त क्या? 30 वर्ष की आयु इनकी होनी चाहिए। विधान परिषद में एज ज्यादा, विधानसभा में एज कम चाहिए। विधानसभा में एज कितनी चाहिए? 25 साल। विधान परिषद में एज कितनी चाहिए? 30 साल। और जिनको राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं, विधान परिषद में नियुक्ति 2-3 तरीकों से होती है, नॉमिनेशन के द्वारा भी और चुनाव के द्वारा भी। तो नॉमिनेशन के द्वारा जो नियुक्ति होगी, और नॉमिनेशन करेगा कौन? राज्यपाल। तो राज्यपाल द्वारा जो नॉमिनेशन किया जाएगा, उसके लिए एक शर्त है कि उस व्यक्ति का उस राज्य विशेष का निवासी होना चाहिए। मतलब उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल है, वह किसी ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं विधान परिषद के सदस्य के रूप में जो यूपी का निवासी ही ना हो। तो 2 शर्तें हमको यहाँ भी दिख रही हैं। अब हम समझे कि जो विधान परिषद है, उसकी निर्वाचन की जो व्यवस्था है या जो पद्धति है, वह किस प्रकार से काम करती है। सबसे पहली चीज, जो इनके 1/3 सदस्य हैं, इनको कौन चुनेगा? स्थानीय निकाय के लोग, नगर पालिका के लोग, जिला बोर्ड के लोग। 1/12 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? ऐसे लोग इन्होंने स्नातक किया है या ग्रेजुएशन किया है। तो 3 वर्ष से स्नातक जो लोग हैं, वह 1/12 सदस्यों का चुनाव करेंगे। 1/12 सदस्यों का चुनाव ऐसे लोग जो 3 साल से ज्यादा अध्यापन का कार्य कर चुके हैं, वह लोग चुनेंगे। 1/3 भाग यह चुनेंगे जो विधानसभा के सदस्य हैं। यह इंपॉर्टेंट कि विधानसभा के सदस्य द्वारा कितने लोग चुने जाते हैं। तो 1/3 सदस्य, आप ऐसे याद रखिए, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जो बाकी बचे सदस्य, मतलब 1/12 यह, 1/3 यह, 1/12 यह, तो 2/3 हो गए आपके कहाँ से? स्थानीय निकाय से और विधान सभा से। अब बचे 1/3 सदस्य। ठीक, इसमें से 1/12 का चुनाव 3 वर्ष के स्नातक, 1/12 का चुनाव 3 वर्ष के अध्यापक यह करेंगे। कुल मिलाकर जो 5/6 सदस्य हैं, मतलब 6 सदस्यों में से 5 सदस्यों का क्या होगा? चुनाव होगा। 6 सदस्य में से जो 1 सदस्य है, यह नॉमिनेट किया जाएगा किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो 5/6 सदस्यों का चुनाव होगा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तो राज्यपाल इनको विभिन्न क्षेत्रों से नॉमिनेट करते हैं, मतलब विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं विधान परिषद। तो इस तरह से जो निर्वाचन पद्धति है, वह हमको विधान परिषद में मिलती है। अब कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति राज्य विधान परिषद या राज्य विधानसभा उसके सदस्य के रूप में अगर चुना जाता है, तो उसका चुनाव सही है, गलत है, वह अपने पद पर बना रह सकता है या नहीं बना रह सकता है, इस बात का चुनाव कौन करेगा? राज्य। और उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। हालांकि वह चुनाव आयोग से सलाह मशविरा ले सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होगा? राज्यपाल का। दूसरा, एक व्यवस्था मिलती है 10वीं अनुसूची की, अर्थात जो दल बदल कानून की व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत हम देखें तो जो विधान परिषद के मामले हैं, उनको विधान परिषद का सभापति सुलझाएगा। मतलब दल बदल कानून के तहत किसी को हटाया जाना है या नहीं हटाया जाना है, वह विधान परिषद के मामले में विधान परिषद का सभापति सुलझाएगा। विधानसभा के केस में जो अध्यक्ष होगा, वह उन मामलों को सुलझाएगा। यहाँ राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेगा। निर्भरता के संबंध, अर्थात वह योग्य है पद के या नहीं, उस केस में राज्यपाल अपना निर्णय देगा। लेकिन जब 10वीं अनुसूची का मामला होगा, अर्थात दल बदल कानून का मामला होगा, उस केस में सभापति विधान परिषद में और अध्यक्ष विधानसभा में वो इस विवाद को सुलझाएंगे। एक पद हमको मिलता है विधानसभा में, विधानसभा उपाध्यक्ष का पद। जो यह उपाध्यक्ष का पद, यह चुने हुए सदस्यों में से ही किया जाता है। जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, वह क्या करता है? जो सदस्य है, उन सदस्यों में से ही सभापति पैनल बनाता है। और जब
अध्यक्ष ना हो, उपाध्यक्ष भी ना हो, उस केस में ये जो पैनल के लोग यही सभा की कार्यवाही को संपन्न कराते हैं। सरल भाषा में आप इसको समझ, एक तो हो गया विधानसभा का, जिसको विधानसभा के सदस्य मिलकर चुनते हैं। दूसरा होता है उपाध्यक्ष। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष की भूमिका में आएगा और सभा को चलाएगा। इसके साथ अध्यक्ष क्या करता है, एक पैनल गठित करता है, मतलब लोगों का एक समूह गठित करता है। इस पैनल में कई सारे लोग होते हैं। मान लेते हैं अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है। उस केस में जो यह पैनल के लोग यह अध्यक्ष की भूमिका में कार्य करते हैं और सभा को चलाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोरम पूर्ति क्या है, या जो गण पूर्ति, वह सदस्य संख्या कितनी है। तो सदन में 10 सदस्य या कुल सदस्यों का जो 10वां हिस्सा है, जिसमें पीठासीन अधिकारी भी शामिल होता है, इनमें से जो भी ज्यादा हो वही कोरम पूर्ति या गण पूर्ति सदस्य संख्या होगी। अभी जैसे हमने पीछे बात की थी कि मान लेते हैं सदन में 100 लोग हैं, 2/3 को वोट देना था, अर्थात 75 लोगों को वोट करना था विधान परिषद बनाए जाने के संबंध में। उस रेफरेंस में हम देख रहे हैं 80 होते थे, तो हमने देखा था 54 लोग। लेकिन अगर ये लोग 10 हो जाए, तो क्या 7 लोग मिलकर यह तय कर देंगे कि विधान परिषद बनेगी या नहीं बनेगी? इस दुविधा को सुलझाने का जो काम है, या इस तरह की जितनी भी दुविधाएं हैं, एक रेफरेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं विधान परिषद के गठन के संबंध में। ऐसे बहुत सारे बिल पास होंगे, इसमें भी न्यूनतम सदस्य संख्या तय होनी चाहिए। तो उस रेफरेंस में आप देखिए कि विधान परिषद के गठन के समय किस तरह की व्यवस्था मैंने आपको बताई, उससे आप ज्यादा आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर यह सदस्य संख्या 10 तक चली जाए, तो क्या 7 लोग मिलकर यह तय कर देंगे कि विधान परिषद बनेगी या नहीं बनेगी? तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ व्यवस्था है कोरम पूर्ति, कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए। अगर विधानसभा की सदस्य संख्या 100 की है, तो इनका 1/10वां हिस्सा, अर्थात कम से कम 10 या कम से कम 10 सदस्य। अब आप इसको ऐसे समझिए, यूपी की मान लेते हैं विधान सभा है, सदस्य संख्या है 404। अब इनकी गण पूर्ति कितनी बनेगी? 41 सदस्य। मतलब सदन में कम से कम 41 सदस्य होंगे, तभी जाकर सदन को चलाया जा सकेगा, कोई काम किया जा सके। गण पूर्ति की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 41। तो के एग्जाम्पल से थोड़ा साफ हो सकता है, कंफ्यूज हुए हो। यहाँ मैंने आपसे कहा कि 10 हो तो क्या 7 लोग मिलकर चुन लेंगे, लेकिन जब व्यवस्था को देखेंगे तो 10 सदस्य मिलकर वोटिंग कर सकते, तो वहां यह व्यवस्था शायद फेल हो जाए। यूपी के एग्जांपल से आप समझिए तो ज्यादा आसानी के साथ आप समझ पाएंगे। 10% या फिर 10 वाले में जैसे 100 ही मान लेते हैं किसी विधानसभा की सदस्य संख्या, उस केस में यह फॉर्मूला ठीक हो जाए। 10 लोग मिलकर ही सदन को चला सकते, मतलब 10 लोग तो कम से कम होने ही चाहिए। अगली व्यवस्था देखें, सदन में जो मतदान की व्यवस्था है, उसमें हम देखते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी है, वह इन जनरल, या हम कहें सामान्य रूप से, वह मतदान नहीं करता। अर्थात विधानसभा के मामले में जो विधानसभा का अध्यक्ष है, और विधान परिषद के मामले में जो सभापति है, वह सामान्यतः वोट नहीं करता है। लेकिन अगर मत बराबर हो जाए, उस स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। ऐसे मान लेते हैं किसी सदन में 200 सदस्य, किसी मत पे वोटिंग होती है, 100 सदस्यों ने एक तरफ वोटिंग कर दी, 100 सदस्यों ने एक तरफ वोटिंग कर दी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, एक संभावित स्थिति की बात हम कर रहे हैं कि 200 टोटल सीट थी, 100 लोगों ने एक तरफ मतदान कर दिया, 100 लोगों ने एक तरफ मतदान कर दिया। तो अब इस स्थिति में सभापति या अध्यक्ष वोट कर सकते हैं, वह चाहे इस तरफ वोट कर दे, चाहे वह इस तरफ वोट कर दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 200 सदस्य हैं, एक तरफ 101 वोटिंग हो गई और दूसरी तरफ वोटिंग हो गई 99, अब यहाँ पर अध्यक्ष या सभापति वोट नहीं करेंगे। तो सामान्य स्थिति में वोट नहीं करेंगे, मत बराबर होने की स्थिति में यह वोट करेंगे। अब हम समझे कि जो विधान मंडल है, उसमें जो विधायी प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। विधानसभा के केस में हम देखते हैं कि इसकी एक लिमिटेशन हमको मिलती है कि यह संविधान से संशोधित बिल को पेश नहीं कर। मैंने इस पूरे वीडियो में उन तथ्यों को ज्यादा हाईलाइट किया है जहां पर आपको कंफ्यूजन हो, या जिस एरिया से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते। जैसे यह विधानसभा वाला टॉपिक है, इसमें पहली ही लाइन मैंने इसीलिए यह लिख दी कि संविधान संशोधन से संबंधित बिल यहाँ नहीं पेश होंगे, और यही पूछ लेता है उठा के परीक्षा में, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि विधानसभा करेगी या नहीं करेगी। तो संविधान संशोधन से संबंधित बिल विधानसभा में नहीं पेश होंगे।
पहली चीज, जो विधान परिषद है, उसके गठन के लिए जो अनुरोध प्रस्ताव है, वह कहाँ होगा? विधान सभा में, ना कि लोकसभा में, ना कि राज्यसभा। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, कहाँ होगा? विधान सभा में, और उसमें भी शर्त 2/3 सदस्य यह वोटिंग करेंगे तभी हो। पहली चीज, विधेयक का या कोई जब बिल पेश होता है, अब देखिए संविधान संशोधन बिल नहीं पेश होगा, लेकिन सामान्य विधेयक, सामान्य नियम कानून बनाने के लिए बिल तो पेश ही होंगे, इसीलिए तो सदन है। तो सामान्य विधेयक जब पेश होंगे तो उन पर किस तरह की कार्यवाही होती है? इनका पाठन होता है, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन, मतलब चरणों में इनका पाठन होता है। हम अभी समझेंगे कि कैसे बिल पेश होते हैं, कैसे वो पास होते हैं, वो सारे स्टेप्स अभी हम देखेंगे। 3 चरणों में इनका पाठन होता है, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन। उसके बाद अगर पहले सदन में विधेयक पास हो गया तो यह जाता है दूसरे सदन में। विधानसभा में बिल पेश हुआ, उसका पाठन हुआ, 3 बार तक हो सकता है थे। एक बार पेश हुआ, हो सकता है किसी समिति के पास भेजा जाए, जो स्थायी समितियां हैं, उसके बाद पाठन हुआ, हो सकता है उसके बाद भी सुझाव आए तो तीसरा पाठन। तो इस तरह से 3 पाठन हमको मिलते हैं। अब बिल जाएगा दूसरे सदन में। अब जो दूसरा सदन है, जहाँ पर दूसरा सदन है, आप ध्यान रखेंगे 6 राज्यों में ही ऐसी व्यवस्था हमको मिलती है, जहाँ पर विधान परिषद है। दूसरा सदन विधान परिषद ही है, तो विधान परिषद में अब बिल जाएगा। विधान परिषद अपने सुझाव दे सकता है। पहली चीज, विधान परिषद के पास यह अधिकार है कि वह बिल पे अपने सुझाव दे। भाई इसीलिए तो भेजा जा रहा है। अगर विधान परिषद के लोग सुझाव भी ना दे पाते तो बिल भेजा ही क्यों जाता उनके पास? तो विधान परिषद के लोग सुझाव देंगे। पहली चीज, अब यह विधानसभा पर डिपेंडेंट है कि वह सुझाव को माने या ना माने। अगर जो विधानसभा है वह विधान परिषद के सुझावों को ना माने, या जो आपकी विधान परिषद थी उसी ने बिल को रिजेक्ट कर दिया, उसके अलावा अगर परिषद ने 3 महीने तक उस पे कोई कार्यवाही नहीं की, मतलब 3 महीने तक विधान परिषद में वह बिल ना तो पास हुआ ना रिजेक्ट हुआ, उस केस में क्या होगा? मतलब या तो विधान परिषद अस्वीकृत कर दे, मना कर दे, या बिल को पास ही ना करे। उस स्थिति में इसको फिर से विधानसभा पास करेगी। बिल को 3 महीने तक इनके पास रोकने का अधिकार है। तो विधानसभा फिर से बिल को पास करेगी, और पास करने के बाद फिर से भेजेगी परिषद के। अब उनके सामने फिर 2 ऑप्शन, एक उसको पास कर दे, दूसरा उसको रिजेक्ट कर दे। अब विधान परिषद चाहे उसको एक्सेप्ट करे, चाहे उसको एक्सेप्ट न करे, 1 महीने का टाइम है उनके। दोनों ही स्थितियों में, एक्सेप्ट करने की स्थिति में भी, एक्सेप्ट ना करने की स्थिति में भी, विधानसभा को यह अधिकार है कि वह बिल को पास कर दे। और सिंपल लैंग्वेज में आप समझ, एक बिल पेश हुआ विधान सभा में, यह बिल विधानसभा से पास हो गया। अब यह गया बिल विधान परिषद में। अब विधान परिषद के पास 2 विकल्प हैं, एक इसको पास कर दे, दूसरा इसको रिजेक्ट कर दे। एक तीसरा विकल्प भी बन जाता है, कुछ ना करे। और यह कुछ ना कब तक करे? 3 महीने। पास कर दिया फिर तो कोई बात ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया तो वापस चला जाएगा कहाँ? विधानसभा में। ठीक, कुछ नहीं किया 3 महीने तक, फिर भी यह बिल कहाँ चला जाएगा? विधानसभा में। अब विधानसभा अगर फिर से क्या करती है? बिल को पास कर देती है कि नहीं, हम जो कह रहे थे वो बात ठीक है, आपको माननी होगी। अब बिल कहाँ जाएगा? फिर से परिषद के पास। दोनों ही स्थिति में अब परिषद के पास 1 महीने का टाइम, वह चाहे इसको पास करे, चाहे इसको रिजेक्ट करे। दोनों ही स्थिति में बिल पहुंच जाएगा विधानसभा में, और अब यह विधानसभा पे डिपेंड होगा कि वह पास करे या उसको रिजेक्ट। विधान परिषद की अब इसमें कोई शक्ति हमको नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर जो विधान परिषद है, उसके पास यह अधिकार है कि वह किसी भी बिल को 4 महीने तक रोके रख सकता है। 3 महीने तक यहाँ और 1 महीने तक या 4 महीने बिल को ना पास हो, यह शक्ति विधान परिषद के पास हमको दिखती है। पूरा क्रम आप समझ चुके होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा विधान परिषद किसी बिल को 4 महीनों के लिए अपने पास रोक सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, जो संयुक्त बैठक का प्रावधान हमको संसदीय व्यवस्था में मिलता है। केंद्रीय स्तर की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। ऐसा कोई प्रावधान हमको राज्य के स्तर पर नहीं मिलता। संविधान संशोधन के लिए केंद्र में भी संयुक्त बैठक नहीं होगी, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई साधारण विधेयक, उस केस में लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठकर उस बिल को पास या फेल कर सकता। राज्य स्तर पे ऐसा कोई प्रावधान आपको नहीं मिलेगा। मतलब राज्य स्तर पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं। अब जो बिल था वह पास हो गया, कहां से? विधानसभा से। 4 महीने तक उसको विधान परिषद रोक सकती। अब बिल जाएगा राज्यपाल के
राज्यपाल उस बिल को या तो एक्सेप्ट कर ले, मतलब उसको पास कर दे, या राज्यपाल उस बिल को रिजेक्ट कर दे। अगर राज्यपाल ने रिजेक्ट कर दिया, उस केस में विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त और अधिनियम नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर राज्यपाल ने क्या किया, बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक ली, उस केस में राष्ट्रपति अगर विधेयक को लौटा देते हैं पुनर्विचार के लिए, तो राज्य विधानसभा को 6 महीने के बीच जो पुनर्विचारित विधेयक है उसको राष्ट्रपति को सौंपना। लेकिन अब राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह चाहे तो इस विधेयक को मंजूरी दे या ना दे। विधानसभा से बिल पास हुआ, यह हमने देख लिया। अब यह बिल जाएगा राज्यपाल के पास। राज्यपाल इसको या तो पास कर दे या इसको रिजेक्ट कर दे। तीसरी कंडीशन बनेगी कि वह राष्ट्रपति के पास भेज दे। भाई राष्ट्रपति की भी सलाह हमको चाहिए इस बिल के रेफरेंस। उस केस में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं कि आप फिर से बिल पर विचार कीजिए और वापस भेजिए। लेकिन पुनर्विचारित बिल अगर फिर से राष्ट्रपति के पास पहुंचे तो राष्ट्रपति यहाँ बाउंड नहीं है, या राष्ट्रपति पर ऐसा कोई दबाव यहाँ नहीं है कि राष्ट्रपति उस बिल को पास ही करे। दूसरा, राष्ट्रपति क्या करे, उस बिल पर कुछ ना अपने पास उसको रख ले। उस केस में भी उस बिल का कुछ नहीं होगा। राज्यपाल वाले केस में अगर आप देखिए कि अगर बिल को राज्यपाल रिजेक्ट कर तो उस केस में वह विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अर्थात वह बिल फेल कर जाएगा। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उसको वापस कर सकते हैं। 6 महीने के भीतर पुनर्विचार करके देना होगा, और उसके साथ राष्ट्रपति के पास यह भी अधिकार है कि वह उसको अनिश्चित काल तक के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। एक प्रावधान आप और देख लीजिए जो कि संबंधित है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक के केस में हम देखते हैं कि यह विधानसभा में पेश होगा और राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही यह विधानसभा में पेश होनी चाहिए। इसके केस में भी हम देखते हैं जो परिषद वह केवल सिफारिश कर सकती है, लेकिन यहाँ एक अंतर है कि रोक कितने दिनों के लिए सकती है, केवल 14 दिनों के लिए। वित्त विधेयक के केस में, सामान्य विधेयक के केस में 4 माह का टाइम या 4 महीने का टाइम, लेकिन वित्त विधेयक के केस मात्र 14 दिनों का ही टाइम है। उसी के दौरान विधान परिषद को या तो पास करना होगा या पुनर्विचार के लिए कहना होगा, मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक तरीके से, या सुझाव दे सकते हैं। अगर 14 दिनों तक वह वापस नहीं करते हैं बिल, उस केस में वित्त विधेयक को पारित माना जाएगा, मतलब उसको स्वीकृत माना जाएगा। फिर जाएगा वित्त विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए, मतलब अंतिम स्वीकृति राज्यपाल ही देंगे। अब विधानसभा से यह पास हो गया, और विधान परिषद वाली जो समस्या थी वह सिर्फ 14 दिनों की। यहाँ पर 14 दिनों में या तो पास कर दे या वापस कर दे, लेकिन 14 दिन से ज्यादा अगर हो गया उस केस में विधानसभा इसको पास कर सकती है। फिर जाएगा या राज्यपाल के पास। राज्यपाल क्या कर सकता है, चाहे तो इसको स्वीकृति दे, चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, या फिर उस पे अपनी स्वीकृति ना दे, चुपचाप अपने पास उसको रख ले, उस पे ना हाँ बोले ना बोले। तीसरा ऑप्शन, राष्ट्रपति के पास वह भेज दे, लेकिन यहाँ एक पेज पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। किसको, राज्य विधानसभा। सामान्य विधेयक के केस में यह भेज सकता, लेकिन वित्त विधेयक के केस में नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही तो यह पेश हुआ, और जब राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही यह पेश हुआ था तो पुनर्विचार के लिए यह नहीं भेज सकते। या तो एक्सेप्ट करें, या रोक दें, या राष्ट्रपति के पास इसको भेज दें। 3 तरह के प्रावधान उनको मिलते हैं। अब जब यह राष्ट्रपति के पास जाएगी तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, या तो इसको एक्सेप्ट कर ले, अपनी स्वीकृति दे दे, या इसको रोक ले, मतलब उस पर कोई कार्रवाई ना करे। लेकिन राष्ट्रपति भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज, ऐसा सामान्य विधेयक के केस में हो रहा, वह वापस भेज पा रहे थे, वैसा वित्त विधेयक के केस में नहीं हो। तो ये सारे प्रावधान थे जो राज्य विधानमंडल से कनेक्टेड है। इन्हीं से प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि यह परीक्षा के लिए किस हद तक उपयोगी है, और अगर आपको यह पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। उनसे भी आप फीडबैक लीजिए कि किस तरह का यह कंटेंट है, और खास करके ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने पहले परीक्षा दी हो, मतलब जिनको एग्जाम देने का एक्सपीरियंस हो, उनके साथ आप जरूर शेयर कीजिए। वही आपको सही फीडबैक बता पाएंगे कि किस स्तर का यह कंटेंट है और आपकी परीक्षा के लिए यह कितना उपयोगी साबित हो सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी तैयारी में यह मददगार साबित होगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।